नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। रुपये में रोटी सब्जी दाल चावल, दिल्ली सरकार ने 100 अटल कैंटीन को दी मंजूरी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार ने अपने चुनावी वादों में शामिल एक बड़े वादे को पूरा करने को लेकर पहल कर दी है। रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में अटल कैंटीन खोलने को लेकर कदम उठाया है। बता दें कि दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी दिल्ली में कैंटीन खोलने की दिशा में काम करेगी। दरअसल इस कैंटीन में लोग महज 5 रुपये में एक टाइम भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ थाली में रोटी सब्जी के अलावा दाल और चावल परोसा जाएगा। दिल्ली सरकार राजधानी में 100 अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है। दिल्ली में व्यापार शुरू करना अब होगा आसान। ग्रीन श्रेणी के उद्यमों को 20 दिन में मिलेगी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को कंसेंट टू ऑपरेटर देने की समय सीमा 120 दिन से घटाकर सिर्फ 20 दिन कर दी है। तय समय में फैसला न होने पर आवेदन अपने आप अप्रूव्ड माना जाएगा, जिससे बेवजह की देरी खत्म होगी। यह एक बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिफॉर्म है जो पुराने लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म करके पारदर्शी और तेज फैसलों की दिशा में अहम कदम है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ऐतिहासिक रिफॉर्म को संभव बनाने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया और कहा कि डबल इंजन सरकार ने वो कर दिखाया जो पिछले 50 साल में नहीं हो सका। इनमें से ज्यादातर सेक्टर लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े हैं, जिन्हें अब लाइसेंस और अप्रूवल की उलझनों से राहत मिलेगी और वो भरोसे और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत काम कर सकेंगे। दिल्ली सरकार शुरू कर रही टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम, हर महीने मिलेंगे 50,000 रुपये। जानिए क्या है पात्रता की शर्तें। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रचार प्रसार और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टूरिज्म एंड हेरिटेज फेलोशिप प्रोग्राम शुरू कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत 40 युवाओं को फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें हर महीने 50,000 रुपये भी मिलेंगे। चयनित युवाओं को प्रतिमाह 50,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा और 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इस प्रोग्राम के लिए आवेदकों की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री या समकक्ष होगी। बता दें कि वैसे पर्यटन में डिग्री या स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को पर्यटन या संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का औपचारिक अनुभव होना चाहिए। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता तथा डिजिटल कौशल आवश्यक है। डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज और सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली के पब्लिक स्कूलों को फिर से ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया। मंगलवार यानी कि 15 जुलाई को द्वारका इलाके में स्थित सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, दिल्ली फायर ब्रिगेड और स्पेशल स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद थे। सुरक्षा के मद्देनजर सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज परिसर को खाली करा लिया गया। जांच में अभी तक पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बम की यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। दिल्ली में पानी की सप्लाई का नया फार्मूला, एक कमांड एक ऑपरेटर। दिल्ली के करीब 2.5 लाख लोगों को बेहतर पानी सप्लाई देने के लिए जल बोर्ड अब एक कमांड एक ऑपरेटर थ्योरी पर काम कर रहा है। इसके तहत प्लान है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड सेंटर से पानी सप्लाई का जिम्मा जिस प्राइवेट ऑपरेटर को दिया गया, वही ऑपरेटर उस एरिया में पाइपलाइन बिछाने, लीकेज ठीक करने और बिलिंग कलेक्शन तक का पूरा काम देखेगा। दिल्ली में इस वक्त कुल 8 कमांड सेंटर है और हर एक कमांड सेंटर से 7 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में पानी सप्लाई होता है। बता दें कि द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कच्चा पानी बबाना से आता है। इसे ट्रीट करके प्लांट से जुड़े 6 कमांड टैंक में भेजा जाता है। इन टैंकों से द्वारका इलाके की 10 विधानसभाओं में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को पानी सप्लाई की जाती है। हर कमांड टैंक से जुड़े सैकड़ों इलाकों में अलग अलग प्राइवेट ऑपरेटर पानी सप्लाई का काम संभाल रहे हैं। दिल्ली के जय हिंद कैंप में बुलडोजर एक्शन का डर, धरने पर बैठे टीएमसी के सांसद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जय हिंद कैंप में बुलडोजर एक्शन के डर का आलम है। यह बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहां धरना दे रहे हैं। सागरिका घोषे, सुखेंदु शेखर रॉय और साकेत गोखले के साथ टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन धरने में शामिल हुए। घोष, रॉय और गोखले के अलावा टीएमसी सांसद डोला सेन भी 24 घंटे के विरोध प्रदर्शन में बैठी है। इन सांसदों ने सोमवार दोपहर 3 बजे धरना शुरू किया था। स्थानीय लोग भी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।
बदल जाएगा सकूर बस्ती का नाम, किस नाम से जाना जाएगा? बीजेपी विधायक कर्नल सिंह ने बताया। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर नाम बदलने का मुद्दा गर्मा गया। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर श्री रामपुरम रखने की तैयारी चल रही है। इस अभियान की अगुवाई खुद क्षेत्रीय विधायक कर्नल सिंह ने कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मांग स्थानीय जनता की ओर से उठाई गई है। वह पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि अब तक इस प्रस्ताव के समर्थन में 60,000 से ज्यादा हस्ताक्षर एकत्र कर लिए। उनका लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर पूरे कर दिल्ली सरकार को यह प्रस्ताव सौंपा जाए। नाम बदलने की इस मुहिम ने सियासी घमासान भी तेज कर दिया। बीजेपी समर्थक इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारतीय पहचान की बहाली से जोड़ रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने जैसे प्रतीकात्मक कदम उठा रही है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, यमुना में नवंबर से शुरू हो जाएगी क्रूज सेवा, अधिकारियों ने दिया अपडेट। राजधानी दिल्ली के लोग भी अब यमुना किनारे क्रूज का आनंद ले सकेंगे। इसे शुरू करने को लेकर की तेजी से काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसी साल नवंबर महीने से यमुना में क्रूज सेवा के शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की योजना के तहत काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 8 किलोमीटर तक इस क्रूज का संचालन किया जाएगा। इसके लिए 5 एजेंसियों ने एक MOU साइन किया है। बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले सरकार ने यमुना की सफाई का वादा किया था। यमुना नदी में पर्यावरण अनुकूल क्रूज पर्यटन की शुरुआत से यहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में यमुना के सोनिया विहार जगतपुर खंड को पर्यावरण के अनुकूल क्रूज संचालन के केंद्र में बदलना है। बता दें कि इन नाव में बायो टॉयलेट, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट की भी सुविधा होगी। यमुना नदी पर फेरी सेवा और क्रूज पर्यटन से दिल्ली वालों को एक नया और अनूठा अनुभव मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से लेस ये सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि दिल्ली को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। पॉल्यूशन होगा कम, बढ़ेगी महिला सुरक्षा, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में क्या होगा खास? दिल्ली में नई सरकार राजधानी के विकास के लिए एक मास्टर प्लान पर काम कर रही है। मैं इसमें हर वो चीज होगी जो यहां के निवासियों की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करेगी। प्लान में दिल्ली के लोगों के लिए पानी, घर और बुनियादी जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट पर आज बैठक होगी। इस मीटिंग में प्लान के ड्राफ्ट पर बात होनी तय है। अभी तक जो भी प्लान से जुड़ी जानकारी सामने आई थी उनमें महिला सुरक्षा, शहरी विकास और रोड का निर्माण शामिल है। मीटिंग के बाद मास्टर प्लान में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। सरकार ने इस प्लान में दिल्ली को नाइट लाइफ फ्रेंडली सिटी बनाने की योजना बनाई है। में साथ ही सस्ते मकान भी बनाकर दिए जाएंगे। जानिए इस प्लान में और क्या क्या चीजें शामिल है जो दिल्ली की जनता के जीवन को आसान बना सकती है। दिल्ली के तिलक नगर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमला, FIR दर्ज, हमलावरों की तलाश जारी। दिल्ली के तिलक नगर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमला हुआ है जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई है। सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स को कुछ लोग पीट रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि दीपक शर्मा और प्रदीप ढाका दोनों ही खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं और वे मॉल रोड तिलक नगर में एक सामान्य सभा में शामिल होने आए थे। पूछताछ के अनुसार प्रदीप ढाका दीपक शर्मा द्वारा उसके खिलाफ की गई कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज था। दिल्ली में 6,000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, जाने क्या होगा फायदा। यह सरकार दिल्ली में 55 किलोमीटर लंबे इनर रिंग रोड पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। इससे दिल्ली के सबसे व्यस्त यातायात गलियारों में से एक पर भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। NDTV की खबर के मुताबिक गाड़ियों की बढ़ती तादाद को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर फिलहाल शुरुआती फेज में है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग को एक सलाहकार नियुक्त करने और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में अगले हफ्ते 34 और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे। दिल्ली सरकार अगले सप्ताह 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने वाली है। इसके बाद ऐसे केंद्रों की कुल संख्या 67 हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य समग्र, सुलभ और किफायती प्राथमिक मेडिकल सुविधा प्रदान करना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने PTI भाषा को बताया कि इस सप्ताह 34 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जुड़ने से इस योजना का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। हम इस सप्ताह
तथा 34 और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करेंगे। योजना के तीसरे चरण में इनकी कुल संख्या बढ़कर 80 हो जाएगी। उद्घाटन किए जाने वाले नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मध्य दिल्ली में 5 नए केंद्र, पूर्वी दिल्ली में 4 और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिल्ली में कई अन्य केंद्र शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर केंद्र मौजूदा मोहल्ला क्लिनिकों, डिस्पेंसरियों और पोली क्लिनिक्स को अपग्रेड करके स्थापित किए जा रहे हैं। एनसीआर में एक फ्लैट की कीमत 140 करोड़। जो नोएडा से गुरुग्राम तक एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में इन दिनों खूब बूम है। लोग यहां अपना ठिकाना बनाने के लिए बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं। इस बीच गुरुग्राम में बिके एक फ्लैट की कीमत सुनकर हर कोई हैरान है और लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर उस सोसाइटी में क्या सुविधाएं दी जा रही है, में जहां एक फ्लैट के लिए कोई 50 करोड़ से ज्यादा भी खर्च कर सकता है। दरअसल जोमेटो के को फाउंडर दीपांकर गोयल ने 3 साल पहले यहां 52 करोड़ 3 लाख रुपये में 6 BHK फ्लैट बुक किया था, जिसकी अब रजिस्ट्री कराई है। वह कंपनी के मुताबिक अब यहां शुरुआती कीमत 70 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट में 4 BHK, 5 BHK और 6 BHK फ्लैट शामिल है। जैसे भाजपा सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए कमेटी बना दी, वैसे ही मंत्रियों के फोन के लिए भी बना देती सौरभ भारद्वाज। दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए लाखों रुपए के मोबाइल फोन खरीदने के किए गए फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली वालों की चिंता छोड़ अपने मंत्रियों के लिए लाखों रुपए के मोबाइल फोन खरीदने जा रही है। भाजपा को अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए 1.5 लाख और 1,25,000 रुपये का फोन और अनलिमिटेड बिल का ऑर्डर निकालने में जरा भी देर नहीं लगी, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए कमेटी बना दी। सरकार को मंत्रियों के फोन के लिए भी कमेटी बनानी चाहिए थी। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि, जल भराव, ट्रैफिक जाम, गरीबों के मकान तोड़ने जैसे परेशान दिल्ली वाले भाजपा के सारे कारनामे देख रहे हैं। रात 2:30 बजे हथियार दिखाकर रैपिडो ड्राइवर से लूटी बाइक की पुलिस ने 500 सीसीटीवी देख बदमाशों को दबोचा। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में गोली मारने की धमकी देकर एक रैपिडो बाइक चालक से बाइक लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अंकित और विकास के रूप में हुई है। इनके कब्जे से पुलिस ने पिस्टल, 2 कारतूस, लूटी गई बाइक और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली है। पश्चिम जिला पुलिस से उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि 28 अप्रैल को पंजाबी बाग थाना पुलिस को मादीपुर इलाके में एक व्यक्ति से बाइक लूटे जाने की सूचना मिली। वह सूचना मिलते ही मादीपुर चौकी प्रभारी संदीप दलाल मौके पर पहुंचे। वहां पीड़ित सराय रोहिल्ला निवासी रमेश कुमार मिले। उन्होंने बताया कि वह रैपिडो के लिए बाइक चलाते हैं। वह करीब 2:30 बजे वह एक यात्री को मोतीनगर से सुल्तानपुरी छोड़ने जा रहे थे। जेएनयू में पीएचडी दाखिले के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ी, अब 22 जुलाई तक कर आवेदन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी में दाखिले के पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब इच्छुक छात्र 22 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी में दाखिला नेट JRF गेट के जरिए मिलेगा। में एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक यूजीसी नेट स्कोर को 70% वेटेज दिया जाएगा और बाकी 30% वाइवा वॉइस के लिए होगा। लोकसभा में डिजिटल अटेंडेंस, अब सांसदों को नहीं लगानी होगी लाइन, सीट पर बैठे बैठे लगा सकेंगे हाजिरी। अब भारत की लोकसभा और सांसद दोनों पहले से ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली होने जा रहे हैं। वह संसद के मानसून सत्र से लोकसभा सांसदों को हाजिरी लॉबी की जगह अब अपनी सीट से ही लगानी होगी। वह अब तक लॉबी में रखे हुए रजिस्टर में ही सांसद अपनी हाजिरी लगाते आ रहे हैं। हालांकि नई पहल के बावजूद लोकसभा की लॉबी में रखे रजिस्टर को फिलहाल हटाया नहीं जाएगा, मगर सांसदों को अपने सीट पर बैठकर ही हाजिरी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यमन में निमिषा प्रिया की फांसी की सजा फिलहाल टली। जी हां, यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया की निर्धारित फांसी की सजा स्थगित कर दी है। भारत सरकार जो इस मामले की शुरुआत से ही हर संभव सहायता प्रदान कर रही है, उसने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। इस संबंध में सरकार ने यमन के अभियोजन महानिदेशक से निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित करने की औपचारिक अपील की थी। बता दें कि निमिषा को यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है।
दिल्ली कैडर के अधिकारी को कमिश्नर बनाने की मांगते जाने की नामों पर है चर्चा। दिल्ली पुलिस में शीर्ष पद पर नियुक्ति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। मौजूदा पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस महासंघ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली कैडर के IPS अधिकारी को ही अगला पुलिस कमिश्नर बनाने की मांग की है। महासंघ का तर्क है कि लगातार 2 बार बाहरी कैडर के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। दिल्ली की सामाजिक और भौगोलिक जटिलताओं को समझने में दिल्ली कैडर के अधिकारियों को आसानी होगी। इससे लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा और अपराध नियंत्रण भी रहेगा। दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर तबादले, 11 IPS और DAN IPS अधिकारियों की नए पदों पर तैनाती। दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी के बाद गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 11 IPS और DANIPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दिल्ली पुलिस में कई अफसरों के तबादले कर दिए गए। मधुर वर्मा ज्वाइंट CP सेंट्रल रेंज बनाए गए। मधुर वर्मा 2005 बैच के IPS अधिकारी हैं। दिल्ली एंट्रेंस कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट CP बने विक्रमजीत सिंह 2006 बैच के हैं। जानकारी के मुताबिक राजेश खुराना स्पेशल CP दिल्ली पुलिस से हाउसिंग विभाग का कार्यभार संभालेंगे। तो वहीं नीरज ठाकुर स्पेशल CP फाइनेंस एक्स्ट्रा प्रभार विजिलेंस की जिम्मेदारी निभाएंगे। गरिमा भटनागर को स्पेशल CP EOW बनाए गए। तो वहीं धीरज कुमार स्पेशल CP आर्म्ड फोर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह से MN तिवारी ज्वाइंट CP सिक्योरिटी बनाए गए। तो वहीं नुपुर प्रसाद को लाइसेंसिंग से ज्वाइंट CP EOW बनाया गया है। दिल्ली NCR में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल। दिल्ली समेत NCR में इन दिनों मानसून मेहरबान है। बीते कई दिनों से बारिश से रुक रुक कर हो रही है। सोमवार को सुबह से ही दिल्ली वासियों ने बारिश का मजा लिया। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान दिल्ली में बादल और बारिश का मौसम बना रहेगा। हल्के और घने बादल छाए रहेंगे, हालांकि बीच बीच में धूप भी निकल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली NCR में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल सोमवार को अधिकतम 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 100 से 70% रिकॉर्ड किया गया। जहां तक वर्षा का सवाल है तो रात 8:30 बजे तक 9.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा पालम में 26.6 डिग्री सेल्सियस रही। दिल्ली में जल भराव पर फिर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरा। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर जनता के पैसों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली आम अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व विधायक के प्रत्याशी विकास बाघा ने भी ETV भारत से बात करके सरकार पर जमकर हमला बोला। विकास बाघा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने सरकार पर जो भरोसा जताया था वह पूरी तरह टूट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। बाघा ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया, लेकिन सरकार कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाई। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जाएगी, बर्दाश्त, CM रेखा ने दी चेतावनी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ दिन पहले शाहदरा में यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखरे पाए गए थे। एक कार्यक्रम में CM रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा कि उनकी सरकार कांवड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगभग 400 मीटर तक कांच के टुकड़े बिखरे हुए पाए गए थे। किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कांवड़ यात्रा में कोई सुरक्षा बाधा या रुकावट पैदा की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को सरकार को जवाब देना होगा। DND के बाद दिल्ली में बनेगी दूसरी टोल रोड, 80 किलोमीटर होगी लंबाई, 9 लाल बत्ती, 9 ट्रैफिक जाम। दिल्ली वालों के लिए एक जरूरी खबर आ गई है। DND के बाद दिल्ली में बनेगी दूसरी टोल रोड बनाने की तैयारी में है। दिल्ली में रिंग रोड के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर अब टोल वाला हो सकता है, यानी इस रास्ते पर चलने वालों को जल्द ही टैक्स देना पड़ सकता है। इससे प्रोजेक्ट की लागत वसूली जा सकेगी और बाद में इसके रखरखाव के लिए भी फंड जुटाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार हाल ही में पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट की एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाए। वहीं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए और टोल टैक्स मॉडल पर काम शुरू किया जाए।
पीएम व आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून बनाने के मामले में कार्टूनिस्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत चेतावनी भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपत्तिजनक कार्टून बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वह साथ ही मामले की अगली सुनवाई अगस्त तक टाल दी है। पीठ ने यह आदेश आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर से मिले उस आश्वासन के बाद दिया कि मामले में कार्टूनिस्ट की तरफ से संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाते हुए अदालत में माफीनामा दाखिल कर दिया गया और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की आश्वासन भी दिया गया है। हालांकि सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने उस कथित अपमानजनक ऑनलाइन पोस्ट पर नाराजगी भी जताई और इस बारे में आदेश पारित करने के बारे में विचार करने की बात भी कही। पीठ ने कहा कि लोग किसी को भी कुछ भी कह देते, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। इसके साथ ही पीठ ने आरोपी कार्टूनिस्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालते रहे तो राज्य सरकार कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।